Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 24th of October 2020. तो 24 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू join our social media platforms, they can join us from the links given in the description comment section below. एंड इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आप उसको शेयर करना चाहते हैं तो डू शेयर दैट ऑल्सो. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. एंड जिन्होंने नहीं किया है, डू नॉट वरी. ये this is not the end of the life, this is not the end of the road. Still many miles are there to be traveled by you, and you will definitely travel them and reach the destination. So all the best to you people. Please do work hard for your success. कोई भी चीज़ इतनी आसानी से इतनी उसमें नहीं मिलेगी. इट्स नॉट अ कप ऑफ टी दैट हम ऐसे उठाए और पी लिया. इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी. कई बीच में असफलता भी आएगी, कभी मुंह भी जलेगा, है ना. तो वो चीज़ें होती है ना, जैसे चाय पीने के अपने अलग मज़े हैं, लेकिन कई बार मुंह भी जल जाता है. तो यू हैव टू फेस बोथ द रियलिटीज़. यू हैव टू फेस. ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार मुंह जल गया तो कभी चाय नहीं पियेंगे, ऐसा नहीं होता है ना. बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट ईयर. एंड जो भी गलतियाँ हुई हैं, सीसैट में बहुत लोगों ने बताया गलतियाँ हुई हैं. सो प्लीज़ मेक श्योर कि सीसैट को भी इतना तवज्जो दिया जाए. ओके, सो एटलीस्ट नहीं है. इनफैक्ट मेनी ऑफ द पीपल हु आर फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, उनका भी सीसैट नहीं क्लियर हो रहा है. सो दैट इज अ मिसफॉर्च्यून, है ना. तो दिस शुड नॉट हैपन. प्लीज मेक श्योर यू पीपल रीड एंड अंडरस्टैंड सीसैट एज वेल. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. आज के पहला सवाल देखते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग आर द फेमस हिल स्टेशंस लोकेटेड इन गुजरात. इनमें से कौन से हिल स्टेशन गुजरात में लोकेटेड? ऑप्शन आर, पहला है गिरनार, सेकंड इज सपुताड़ा, थर्ड इज नंदी हिल्स, फोर्थ इज विल्सन हिल्स. इनमें से कौन कौन सा आपके हिल स्टेशन है गुजरात में? ऑप्शन आर 1 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ पे देखो, नंदी हिल्स जो है, नंदी हिल्स नहीं है. नंदी हिल्स तो आप नाम से ही साउथ इंडिया का है, और ये कर्नाटका का है. बेसिकली नंदी हिल्स इज इन कर्नाटका. विल्सन भी आपको लगेगा कि नहीं है, लेकिन विल्सन इज इन गुजरात ओनली. विल्सन हिल्स गुजरात में ही है. इसका आंसर होगा 1, 2 का 4. ओके, सी विल बी द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर. इनमें से कौन सा इक्वेटर से क्लोजेस्ट है? तो बस आपको मैप की लोकेशन अगर पता है तो आप बता देंगे. ऑप्शंस आर ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार या मिनिक्वाई. द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, ग्रेट निकोबार. ग्रेट निकोबार इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर. ठीक है ना. थर्ड क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर सच एज लाइकेन्स कैन इंडिकेट व्हाट. इनमें से बायोलॉजिकल इंडिकेटर जैसे लाइकेन है तो क्या क्या चीज़ें इंडिकेट कर सकता है? तो सबसे पहले तो आपको 2-3 चीज़ें आप कर लीजिएगा कि बायोलॉजिकल इंडिकेटर क्या होता है. दूसरी चीज़ लाइकेन, जैसे लाइकेन जो होता है एल्गी प्लस फंजाई, ऐसे कुछ होता है, फंजाई का मिक्सचर होता है जैसे. तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या कौन होता है. ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है कि लाइकेंस किसका मिक्स है. तो याद रखिएगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल्स, प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स. क्या क्या लाइकेंस पता कर सकते हैं. तो इसमें चारों चीज़ें इनके प्रेजेंस में इसका कलर चेंज हो जाता है ना. तो ये सब चीज़ें अब मैं आपको बता रहा हूँ. तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. आज हम देखते हैं मैप ऑफ द डे. मैप ऑफ द डे देखते हैं कि क्या है. तो मैप में आज मैं आपको थोड़ा सा वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, इजराइल, जॉर्डन, ये वाला इशू बताऊंगा. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको वेस्ट बैंक क्यों कहा जाता है. आपसे अगर कोई पूछे कि वेस्ट बैंक को वेस्ट बैंक ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से निकलती है जॉर्डन रिवर. दिस इज द रूट ऑफ जॉर्डन रिवर. जॉर्डन रिवर के वेस्ट में सिचुएटेड है ये, इसलिए इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है. इट इज़ ऑन द वेस्ट ऑफ द जॉर्डन रिवर. जॉर्डन रिवर के वेस्ट में लोकेटेड है आपका वेस्ट बैंक. ठीक है ना. ये है आपका जॉर्डन, ये दिख रहा है जॉर्डन. और यहीं पे आपका जब आप इसका देखेंगे तो वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है उसका, और इजराइल का जो बिल्कुल बीच का रीजन है वहाँ पे जेरूसलेम है, जिसको कैपिटल क्लेम करता है इजराइल. ठीक है ना. यहाँ पे है गाजा. गाजा स्ट्रिप इसको बोलते हैं. जो पट्टी है गाजा स्ट्रिप कहलाती है. एक्चुअली गाजा स्ट्रिप के ऊपर क्लेम करता था पैलेस्टीन, है ना. फिर इजराइल ने जब ये आपका 7 डे वॉर और इजरायली अरब वॉर हुआ, उसमें इसने कवर कर लिया. तो वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, इन रीजन्स को इसने ले लिया था. ठीक है ना. तो गाजा स्ट्रिप यहाँ है, और गाजा स्ट्रिप 2 कंट्री, इजराइल और इजिप्ट के बीच में. इजिप्ट का फ्रेंड रिलेशंस हैं क्या इजराइल के साथ? इजिप्ट इनफैक्ट पहली कंट्री थी 1979 में जिसने कि फ्रेंड रिलेशन रखे थे. जॉर्डन दूसरी थी जिसने कि फ्रेंड रिलेशन रखे थे 1994 में. और अभी यूएई प्लस बहरेन आ गया. यूएई प्लस
बहरेन आ गया, जो कि अब्राहम अकॉर्ड, आपने पढ़ा होगा अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू यूएई और बहरेन थे, ठीक है ना। और 1994 में ओस्लो पीस प्रोसेस हुई थी, आई थिंक ओस्लो पीस प्रोसेस हुई थी, उसके थ्रू हुआ था। और इजिप्ट का कैंप डेविड प्रोसेस थी, इजिप्ट के साथ कैंप डेविड प्रोसेस हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर आपको सीरिया दिख रहा है, सीरिया के पास ये गोलन हाइट्स की जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली सीरिया में ही आप बता सकते हैं, तो सीरिया वाले पार्ट में लोकेटेड है गोलन हाइट्स। और यहाँ पे वाटर बॉडी है मेडिटेरेनियन सी, ये कैपिटल है टेल अवीव, यहाँ पे इजराइल की दूसरी दमस्कस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दमस्कस और टेल अवीव दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इजराइल के अंदर। यहाँ वेस्ट बैंक मैंने आपको बता दिया, ये गाजा स्ट्रिप बता दी, ऊपर गोलन हाइट्स बता दिया, ये जो छोटा सा बीच में दिख रहा है ना, ये डेड सी है, ये डेड सी कहलाता है। तो डेड सी आपका इजराइल और जॉर्डन के बीच में ही पाया जाता है, डेड सी भी, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप, आपको कुछ अच्छा समझ में आया होगा, है ना। तो यही अपनी कोशिश रहती है। लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट नाउ। तो पहली न्यूज जो है फ्रंट पेज की वो है पाकिस्तान टू स्टे ऑन द FATF ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। नाउ व्हाट आर द रीजंस दैट हैज बीन गिवन, कि क्यों रहेगा। सबसे पहली बात कि देयर हैव बीन लैक ऑफ एक्शंस अगेंस्ट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस लिंकिंग टू टेरर ग्रुप्स। ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस जो कि टेरर ग्रुप्स को करते हैं, जो कि बैंड है बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बैन किया है इस इंस्टीट्यूशन को, उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान हैजंट टेकन एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है ना। दूसरी चीज, जैसे इसके अंदर कौन कौन है प्रोसिक्यूशन में डिले कर रहे हैं बैंड इंडिविजुअल्स के, कौन कौन से बैंड इंडिविजुअल्स है, हाफिज सईद हो गए, जाकिर उर रहमान हो गया, जाकिर उर रहमान लखवी और मसूद अजहर। तो इन तीनों के अगेंस्ट एक्शन लेने में लेट कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है ना। इन तीनों को अभी तक तो अंदर कर देना चाहिए था, है ना, उल्टा लटकाना चाहिए था, लेकिन अब वही वाली बात है कि ये चीज़ पाकिस्तान ने नहीं की है अभी तक। दे हैव डिलेड दिस प्रोसेस एंड दैट इज द रीजन वाई दे आर स्टिल इन द ग्रे लिस्ट। वो ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे, इनको तो ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। नॉन कंप्लायंस इन क्रैकिंग डाउन ऑन टेरर फाइनेंसिंग। अब FATF का तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो टेरर फाइनेंसिंग ही है। तो टेरर फाइनेंसिंग जैसे नारकोटिक्स के थ्रू या स्मगलिंग के थ्रू, इनको रोकने के लिए कोई ज़्यादा स्टेप नहीं लिए जा रहे हैं पाकिस्तान के कारण के द्वारा। तो दैट इज दीज आर द रीजंस वाई दे हैव पुट द पाकिस्तान इन द ग्रे लिस्ट। याद रखिएगा FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा है। एंड FATF क्या करता है कि ऑन साइट सर्वे भी करता है, सारे पैरामीटर, दे आर 27 पैरामीटर्स दिए थे उन्होंने, और 27 पैरामीटर्स में से 21 पे ही एक्शन हुआ है, 6 में तो अभी तक एक्शन भी नहीं लिया गया पाकिस्तान द्वारा। तो दीज आर द रीजंस वाई पाकिस्तान हैज़ बीन केप्ट इन द FATF ग्रे लिस्ट, याद रखेगा। अब FATF याद रखेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहलाता है, बना था ये 1989 में, 1989 में बना था। एक बॉडी है जिसके इनिशिएटिव पे बना था, उसको बोलते हैं G7 एक ग्रुप है जिसके इनिशिएटिव पे FATF बना था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि FATF किसके इनिशिएटिव पे बना था, तो FATF बना था G7 के इनिशिएटिव पे, 1989 में बना था। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके अलावा जब ये बना था तब ये मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए बनाया गया था, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। व्हेन इट वाज फॉर्म्ड टू फाइट अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग। बट इन 2001 अनदर वर्क वाज एडेड। 2001 में अनदर दूसरा काम जोड़ दिया गया, और वो काम था टेरर फाइनेंसिंग का। दिस वर्क ऑफ टेरर फाइनेंसिंग वाज एडेड इन 2001। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स व्हिच यू शुड रिमेंबर। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अब वो FATF की ब्लैक लिस्ट में है, ग्रे लिस्ट में है, और ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो। अब थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या है FATF का, क्या है। देखो, पाकिस्तान फेल टू डिलीवर ऑन एक्शंस अगेंस्ट दीज, ठीक है ना। मैंने लश्कर तोयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना। जाकिर उर रहमान लखवी के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। जैश ए मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। FATF का ग्रे लिस्ट मतलब होता है मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शंस। ग्रे लिस्ट में मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शंस आते हैं और ब्लैक लिस्ट में कॉल टू एक्शन आते हैं, ठीक है ना। कॉल टू एक्शन में बैंकिंग स्ट्रिक्ट हो जाती है, सैंक्शंस लग जाते हैं, और डिफिकल्टी होती है लोन्स लेने में। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस बता रहा हूं मैं, कि जो ग्रे लिस्ट है वो मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शन है, और जो ब्लैक लिस्ट है वो कॉल टू एक्शन है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, मॉनिटर्ड ज्यूरिसडिक्शन एंड कॉल टू एक्शन। और जब कॉल टू एक्शन आएगा तो सीवियर स्ट्रिक्ट बैंकिंग हो जाएगी, सैंक्शंस लग जाएंगे एंड डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द लोन्स। तो ये मैंने आपको पहली चीज बता दी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरी न्यूज एनालिसिस में। यहाँ पे दिख रहा होगा ओली मूव ऑन नेपाल मैप हिंट्स अ सॉफ्टर स्टैंड। अब हुआ क्या है कि दशहरे की बधाइयाँ देने लगे,
दशहरे की जब बधाई देने लगे प्राइम मिनिस्टर ओली तो उन्होंने पुराना मैप यूज़ किया नेपाल का, जो कि पहले था रिसेंट अमेंडमेंट के पहले। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले मैंने आपको न्यूज़ बताई थी, जब काला पानी डिस्प्यूट दोबारा उठाया गया था। काला पानी डिस्प्यूट किन दो कंट्रीज के बीच का डिस्प्यूट है? इंडिया और नेपाल के बीच का डिस्प्यूट है, ठीक है। थोड़ा सा मैं काला पानी डिस्प्यूट आपको बताता हूँ। देखो, काला पानी डिस्प्यूट में बेसिकली ओरिजिन जो काली रिवर का ओरिजिन है वहां डिस्प्यूट है। काली रिवर का ओरिजिन कहां पर होता है? इंडिया का मानना है कि काली रिवर का जो ओरिजिन है वो काला पानी पे ही होता है। इस कारण से लिम्पियाधुरा और ये सब जो एरिया है, लिम्पियाधुरा, काला पानी और ये इंडिया में आ जाता है, क्योंकि इसमें एक्चुअली जो ट्रीटी हुई थी, सुगौली की ट्रीटी हुई थी 1815 1816 में, 1815 1816 में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी। उसमें ये हुआ था कि ये जो काली रिवर रहेगी, काली रिवर के जो वेस्ट की पार्ट है वो इंडिया लेगा, काली रिवर का जो ईस्ट के पार्ट रहेंगे वो आपके नेपाल में जाएंगे। तो ओरिजिन का डिस्प्यूट आ गया है। नेपाल का बोलना है कि काली रिवर का ओरिजिन लिम्पियाधुरा में है। नेपाल सेज दैट द ओरिजिन ऑफ काली रिवर इज इन लिम्पियाधुरा। अब अगर लिम्पियाधुरा में ओरिजिन होगा तो लिम्पियाधुरा और आपका लिपुलेख और ये जो काला पानी वाला रीजन है वो आपका नेपाल में आ जाता है। लेकिन इंडिया का ये मानना है कि जो ओरिजिन है काली रिवर का, दैट इज इन काला पानी। ओरिजिन जो है वो काला पानी रीजन में है, दैट इज वाई काला पानी, लिपुलेख एंड लिम्पियाधुरा ऑल आर इन इंडिया, जो कि सही है, इंडिया में ही है। चाइना ने भी उसको एग्री किया है, बहुत पहले से ही चल रहा है ट्रेड। जब हम चाइना के साथ करते हैं तो देयर आर मेनी एविडेंसेस ऑल्सो कि जो एक्ट्स हुए हैं वो लिपुलेख और इन सब चीज़ों को लेकर के हुए हैं और ये इंडिया के पार्ट में आता है। तो ये बहुत क्लियर है, नेपाल जबरदस्ती में इसमें वो कर रहा है। एंड वही चीज़ ऑथर ने कही कि अभी रिसेंटली उन्होंने मैप भी चेंज किया था। अब उन्होंने मैप चेंज किया था रिसेंटली, उन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया था, बट अब जब दशहरे का सेलिब्रेशन हमको समझ में तो आ गया कि भाई हमने गलत तो किया है। तो नेपाल ने जब दशहरे की विश दी प्राइम मिनिस्टर ओली ने, तो ही हैज यूज्ड द ओल्डर मैप। उन्होंने अभी जो नया मैप बनाया था उसमें उन्होंने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल में दिखाया था। बट नाउ व्हाट दे हैव डन इज दैट कि उन्होंने दशहरे की जब विशेष दी दे यूज्ड द ओल्ड मैप। तो आई होप कि उनको दे आर बैक इनटू देयर सेंसेस, उनको अपने सेंसेस में वापस आ गए होंगे एंड देयरफॉर दे हैव यूज्ड दिस ओल्ड मैप एंड दैट इज गुड ऑल्सो। ओके, दैट इज गुड फॉर देम ऑल्सो, दैट इज गुड फॉर एवरीवन एल्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो क्लैरिटी रहती है। दिल्लीज एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट्स टू वेरी पुअर कैटेगरी। अभी कुछ दिन पहले ही कोविड-19 जब चल रहा था तो हमने देखा था कि दिल्ली की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब जैसे ही गाड़ियाँ चालू हुई, जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म हुआ, दिल्ली की एयर क्वालिटी फिर से बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू जीरो, है ना, बैक टू पवेलियन पहुंच गई। वेरी पुअर क्वालिटी 6 कैटेगरीज में बटी होती हैं: गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये बताता है, क्योंकि वो टेक्निकल बॉडी है। सीपीसीबी का बता चुका हूं मैं कि 1974 में वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एक्ट से बना था। 1981 में उसके अंदर एयर क्वालिटी कंट्रोल एक्ट भी आ गया, जिसके अंतर्गत वो एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटर करने लगा। 8 एयर क्वालिटी इंडेक्स के इंडिकेटर्स हैं: NO2, SO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, O3 यानी कि ओजोन, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5, PM10, NH3 यानी कि अमोनिया एंड PV यानी कि लेड। दीज आर द 8 पॉल्यूटेंट्स मेजर्ड अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। सफर सिस्टम बोलते हैं उसको, ठीक है ना। सफर सिस्टम जो है वो मेजर करता है और सफर 24/7 मेजर करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, प्लस 72 आवर्स की वो वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकता है। वेदर फोरकास्टिंग भी 72 आवर्स के पहले कर सकता है। इसके अंतर्गत सिस्टम यूज हुआ है IITM पुणे द्वारा बनाया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीट्रोलॉजी पुणे ने यह सिस्टम बनाया था। तो दीज आर द फैक्ट्स विच यू नीड टू रिमेंबर। जल्दी से क्विकली रिवाइज करा दिया मैंने आपको, ताकि आप कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई चीज मिस ना हो, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क का नाम है, देखो, सिमलीपाल फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये कौन से रीजन में आता है? तो स्टेट याद रखिएगा, उड़ीसा में आता है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा, पूछ सकता है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है आज का जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि UN आज के दिन ही बना था, 24 अक्टूबर 1945 में बना था। तो 75 साल, 75 ईयर सोचेंगे। जो मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आएगा UN के रिगार्डिंग कि क्या, देखो 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ट्राई करो तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे में आप इसको लिख भी सकते हो, टुडेज मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला तो है कि UN का रोल क्या रहा है, व्हाट हैज बीन द UN's रोल, हैज इट जस्टिफाइड its formation after the failure of League of Nations? This is a question to you. What has been the role of UN
in the from its origin to from its inception to the 21st century. दूसरा पार्ट है उस क्वेश्चन का, हैज इट जस्टिफाइड इट्स फॉर्मेशन आफ्टर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस. दूसरा सवाल है व्हाट हैज बीन इंडियाज रोल इन द यूएन. इंडिया का रोल यूएन में क्या रहा है, एंड व्हाई डू यू थिंक दैट इंडिया डिजर्व अ परमानेंट मेंबरशिप इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. तो ये दूसरा want to write these two questions, या किसी एक पे भी अगर आंसर लिखना चाहते हो तो प्लीज डू राइट. ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. लेट्स मूव टू द एडिटोरियल. वही बात है कि 75 ईयर्स है तो इंडिया की थोड़ी सी जर्नी को ट्रेस किया है. ऑथर ने जर्नी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. पहला पार्ट है कोल्ड वॉर वाला फेज, 1989 वाला फेज. ओके, उसके पहले तक का. तो कोल्ड वॉर 1989 के पहले तक का जो फेज था उसमें इंडिया ने बहुत ही अच्छे से मूव किए. जैसे कैसे मूव किया, इंडिया ने नॉन अलाइन मूवमेंट किया. नॉन अलाइन मूवमेंट में उसने अफ्रीकन नेशंस और इन नेशंस के साथ मिलकर के एक न्यूट्रल टाइप का ग्रुप बनाया. न्यूट्रल ग्रुप मतलब इन द सेंस इनएक्टिव ग्रुप नहीं बनाया. न्यूट्रल डज नॉट मीन्स इनएक्टिव ग्रुप. न्यूट्रल मीन्स ऐसा ग्रुप जो कि अपनी पॉलिसीज में किसी भी बड़ी पावर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा. एक ऐसा ग्रुप जो कि किसी भी बड़ी पावर से इन्फ्लुएंस नहीं होगा. अ ग्रुप विच विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ द टू पोल्स, दैट इज फर्स्ट वाज यूएसए, सेकंड वाज द यूएसएसआर. तो दिस वाज द न्यूट्रल. न्यूट्रल डज नॉट मीन दैट इट वाज इनएक्टिव ग्रुप. इट वाज डेफिनेटली नॉट एन इनएक्टिव ग्रुप. इट वाज वेरी एक्टिव ग्रुप, बट इट वाज अ न्यूट्रल ग्रुप. इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर बिग पावर. ठीक है ना. फर्स्ट थिंग वाज दैट. सेकंड इज दैट इट ऑल्सो केप्ट वेरियस इशू. देखो बहुत ज़्यादा बिलीफ नहीं था यूएन के ऊपर इंडिया को, क्योंकि यूएन में उन्होंने जम्मू कश्मीर वाला मैटर देख लिया था कि जम्मू कश्मीर वाला मैटर यूएन ने फंसा दिया है. तो दैट इज़ द रीज़न कि वाई दे वर नॉट वेरी ट्रस्टफुल ऑफ यूएन ऑल्सो. वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करते थे उनमें. दिस वॉज द फर्स्ट फेज. ओके, पहला फेज जो चल रहा था वो इसी तरीके से चल रहा था. The second phase started after 1989. 1989 के बाद second phase क्यों start हुआ? Because in 1989 the disintegration of the USSR was started. Disintegration of USSR started and इसके बाद जो है अब क्या हुआ कि एक ही पोल बचा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सेकेंड रीज़न ये भी था कि उस समय हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी दे वर चेंजिंग. अवर इकोनॉमिक कंडीशन चेंज्ड फॉर द बैड. और उस समय हम बहुत ज़्यादा, आप सबको पता है कि कर्जे में चले गए थे, है ना. दीज वर द थिंग्स विच वर हैपनिंग. सो therefore we had to accept some terms of the United institutions also. यूनाइटेड नेशन के इंस्टीट्यूशंस के टर्म्स को भी हमको मानना पड़ा. जैसे वर्ल्ड बैंक का हमको टर्म्स मानना पड़ा, IMF ने हमको कहा, हमको वो सब चीज़ें माननी पड़ी. These were the scenarios of the 1991. उस समय का सिनारियो कुछ इस तरीके का ही चल रहा था. ठीक है ना. एंड कोल्ड वॉर जस्ट ख़त्म हुआ था. यूनाइटेड USSR का जो डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ था. ठीक है ना. तो दीज वर द थिंग्स वर हैपनिंग. इस समय कश्मीर में भी थोड़ा वो चल रहा था क्योंकि पाकिस्तान जो था बार बार कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज कर रहा था. एंड इंडिया हैड टू वर्क हार्ड टू सीक फेवर फ्रॉम ईरान एंड चाइना इन द ह्यूमन राइट्स कमीशन टू चेकमेट पाकिस्तान. हमको बहुत ज़्यादा हाथ पैर भी जोड़ने पड़े ईरान और चाइना के सामने ताकि हम बेसिकली पाकिस्तान को काउंटर कर सकें. ठीक है ना. तो बेसिकली उस समय हम बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं थे. 1996 में इनफैक्ट हम जापान के साथ नॉन परमानेंट सीट में हार भी गए थे. जापान हमारे खिलाफ था. 1996 में जब कंटेस्ट हुआ नॉन परमानेंट सीट का तो हम हार भी गए. तो अगर कभी यूपीएससी प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि इंडिया को कभी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया कभी हारा हो नॉन परमानेंट सीट में इलेक्शन, तो वो गलत हो जाएगा. जापान ने 1996 में ही हराया था. इन सब चीज़ों के बावजूद भी इंडिया ने अपना स्टैंड 2-3 चीज़ों पर क्लियर रखा था. फॉर एग्जांपल द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हमेशा अपोज इंडिया ने किया है बिकॉज इट वाज अगेंस्ट दीज डेवलपिंग कंट्रीज. दूसरी चीज़, उसी समय बैकड्रॉप में टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में लाने का प्रयास हुआ जिसको इंडिया ने नहीं ज्वाइन किया. इंडिया ने अपोज किया CTBT का भी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को भी अपोज किया इंडिया ने. ठीक है ना. और उसके बाद 1998 में इंडिया ने पोखरन न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग भी की, इग्नोरिंग द लाइकली एडवर्स रिएक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियर क्लब. जबकि उनको पता था कि जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं दे विल हैव सम एडवर्स रिएक्शंस अगेंस्ट दिस. इसका मतलब क्या है कि इंडिया भले उस समय वीक कंडीशन में था बट देन ऑल्सो इट टुक इट स्टैंड. अपना स्टैंड इसने हमेशा क्लियर रखा है एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट.
नाउ कम्स द थर्ड फेज एंड दैट वाज द 21st सेंचुरी। जब 21st सेंचुरी में हम इंटर करते हैं, दैट ओपनड मेनी न्यू एवेन्यूज फॉर इंडिया एट द यूएन में इंडिया ने बहुत सारे एवेन्यूज स्टार्ट किए। सबसे पहली चीज़ कि इंडिया की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी इन द फर्स्ट डिकेड, दैट इज 2000 टू 2010, दैट वाज अनडाउटेडली वेरी गुड। इनफैक्ट बीच में हम डबल डिजिट ग्रोथ में भी पहुंचे थे। जब 2004 के बाद 2004 के बाद का समय है, उस समय हम डबल डिजिट ग्रोथ परफॉर्मेंस भी हमने दी है। सो दीज वर द थिंग्स कि हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होने लगे। देन हमारा जो पीस कीपिंग मिशन है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन है, उसमें कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अफ्रीका में हमने बहुत सारे अपनी फोर्सेस को भेजा। ओके, सो आवर कंट्रीब्यूशन टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन ऑल्सो इंक्रीज्ड मैनी फोर्स, बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दिया। देन इसके अलावा हमने जो नॉन स्टेट एक्टर्स थे, नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे कि टेररिज्म और ये, इनके अगेंस्ट जो मुहिम चालू की, जो लड़ाई चालू की, दैट वाज अगेंस्ट ग्रेट एंड वी स्केल्ड अप द कंट्रीब्यूशन टू द यूएन ऑल्सो। यूएन में हमारा जो कंट्रीब्यूशन था वो भी बढ़ गया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बढ़ गया एंड इंडिया शेयर टू द यूएन असेस्ड बजट ऑल्सो रजिस्टर्ड हाइक फ्रॉम 0.34% टू 0.83%। तो इंडिया का जो शेयर था यूएन के असेस्ड बजट में वो भी हमने बढ़ा दिया 0.34 से 0.83% में, ठीक है ना। India's growing popularity is evident in the successful electoral contest for various prestigious slots in the UNSC। इस समय ये भी अगर आप देखो कि इंडिया की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है, तो हम चाहे वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, चाहे वर्ल्ड कोर्ट हो, चाहे फंक्शनल कमीशन ऑफ इकोसॉक हो, इन सब जगहों पे हमने इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करवाया है, वोटिंग में जीते हैं। कई बार हमने चाइना को भी पीछे किया है, यूनाइटेड किंगडम को भी पीछे किया है। हाउएवर टू मेजर इनिशिएटिव, दो और इनिशिएटिव्स है जो हमने लिए, जैसे कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म ड्राफ्ट किया। वी ड्राफ्टेड द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, वी ड्राफ्टेड, और हम वहाँ पे कंसेंसस लेने गए। अभी तक कंसेंसस तो नहीं मिला है, लेकिन ये ड्राफ्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है टेररिज्म की और उसको एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन को ड्राफ्ट करना, दैट इज समथिंग ट्रेमेंडस, ठीक है ना। और लेकिन इसमें इस्लामिक नेशंस ने ज़रूर कुछ अड़ंगा लगाया था, लेकिन दैट इज द थिंग विच इज देयर। यहाँ पे लिखा हुआ इस्लामिक नेशन दे इनकाउंटर्ड सम रिजर्वेशंस फॉर देम। ओके, तो जैसे कुछ मिडिल ईस्ट के और जो इस तरह के इस्लामिक नेशंस हैं जहाँ पे जो कि हु आर द मतलब कि ओरिजिनेटर्स ऑफ द टेररिज्म। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ओरिजिन होता है टेररिज्म का। तो दीज कंट्रीज वर बेसिकली हु वर इनकाउंटरिंग रिजर्वेशंस फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट टेररिज्म, इसको रोकने की कोशिश की। अब ऑथर ने कहा है कि अब ज़रूरत आ गई है कि सिक्योरिटी काउंसिल का एक्सपेंशन किया जाए और जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना, इन 5 कंट्रीज़ के अलावा अब नई कंट्रीज़ को भी मौका मिलना चाहिए कि उनको वीटो पावर दिया जाए, परमानेंट सीट दी जाए। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द पावर्स दैट वी एक्सपेक्ट फॉर इंडिया, और ये होना भी चाहिए, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स विच ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करनी। न्यूज़ बहुत सारी हैं आज भी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत सारी मैं न्यूज़ आपको बताऊंगा। सेंटर स्लैब्स स्टॉक लिमिट्स एज अनियन प्राइजेस शूट अप। तो सेंटर ने अनियन प्राइजेस के बढ़ने के बाद उसके ऊपर थोड़ा लिमिट लगा दी है, जैसे कि विद अनियन प्राइजेस क्रॉसिंग ओवर ₹100 पर kg इन सिविल सिटीज, द सेंटर हैज इम्पोज्ड स्टॉक लिमिट्स ऑन होलसेलर्स एंड रिटेलर्स टू प्रिवेंट होर्डिंग। तो होलसेलर्स और रिटेलर्स को अब होर्डिंग से रोकने के लिए उन्होंने स्टॉक में लिमिट लगा दी है। ये पहली बार है जब किसी कमोडिटी पे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अमेंडमेंट के बाद स्टॉक लिमिट लगाई होगी। अभी रिसेंटली आपको पता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया था कि जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तब तक स्टॉक लिमिट नहीं लगाएंगे। इस तरह की चीज़ उन्होंने बोली थी अमेंडमेंट में, लेकिन अब तुरंत उन्होंने अनियन पे लगा दिया। सो दिस इज द थिंग। भाग्य लक्ष्मी चेंज्ड एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड। अब ये भाग्य लक्ष्मी क्या है? इट्स अ स्कीम, इट्स अ वेलफेयर मेजर लिंक्ड टू द कंडीशनल कैश ट्रांसफर इन द नेम ऑफ द गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड के नेम पे कंडीशनल कैश ट्रांसफर किया जाता है एंड दैट हैज चेंज द एटीट्यूड टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड। ऑथर का ये कहना है कि इस स्कीम के आने के बाद से जो डिस्पैरिटी थी वो थोड़ा ख़त्म हुई है और स्कूल अटेंडेंस में लड़कियों का वो बढ़ा है एंड ये सब चीज़ें भी हुई हैं। सो ऑथर ने कहा कि भाग्य लक्ष्मी स्कीम हैज़ चेंज द एटीट्यूड towards the girl child, that is a very good thing.
अब आपको बता दूं कि एनसीडीसी भी न्यूज़ में था। एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। तो थोड़ा सा मैं आपको नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के बारे में बताता हूं। द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, फॉर्मली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, को पहले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस बोलते थे। तो इसका ओरिजिन है सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो में। इसका जो ओरिजिन हुआ था तो हुआ था एज सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो। अगर आप देखें तो इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ कसौली हिमाचल प्रदेश 1909 में। कसौली हिमाचल प्रदेश 1909 में हुआ। एंड देन इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया इनटू नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 2009 में। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 2009 में इसको बनाया गया। नोडल एजेंसी है जो कि कंट्री में फॉर डिजीज सर्वेलेंस के ऊपर नोडल एजेंसी है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग स्पेशलाइज्ड मैन पावर फॉर पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के लिए ट्रेनिंग देती है, पब्लिक हेल्थ के लिए मैन पावर को ट्रेन करती है लेबोरेटरी इन सब चीज़ों के थ्रू, ठीक है ना। तो दिस वॉज NCDC. आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड इट इज़ ऑल्सो द इंस्टीट्यूट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ DGHS यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, विच इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग दिस NCDC। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे CPI-IW जो है यानी कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स था, ये मैंने कल बताया था कि इसका बेस ईयर चेंज हुआ है। इसका बेस ईयर चेंज करके 2001 से 2016 कर दिया गया। दिस वाज द न्यूज़ विच आई गेव यू, है ना। अब ये सेंट्रल इंडियन जो ट्रेड यूनियन का है, ये जो ट्रेड यूनियंस हैं इनका जो वो है ग्रुप है, उन्होंने इसके ये बोला है कि एंटी लेबर है। दिस इज एंटी लेबर, है ना। इसको एंटी लेबर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, जब 2001 से 2016 आपने कर दिया तो इससे क्या होगा कि जो प्राइस राइज का इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। जो इतना प्राइस बढ़ा है 2001 से अभी तक के लेवल में, जो प्राइस राइज हुआ है उसका लेवल चेंज हो जाएगा। और इस कारण से जो उनको लेजिटिमेट डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए वो डियरनेस अलाउंस कम हो जाएगा। जो उनको लेजिटिमेट डियरनेस अलाउंस मिलना चाहिए, महंगाई का जो अलाउंस होता है वो कम हो जाएगा। सो दैट इज द थिंग वाई CITU इज अपोजिंग दिस मूव ऑफ चेंजिंग द बेस ईयर फ्रॉम 2001 to 2016। लास्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हेड करते हैं और इसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं, याद रखिएगा। सेक्शन 2 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में सब सेक्शन है 445 ZB उसी एक्ट का, उसके अंतर्गत ये कंस्टिट्यूट होती है। 6 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स RBI की तरफ से रहते हैं, 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 3 मेंबर रहते हैं वो 4 साल के लिए रहते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, 4 ईयर्स टाइम पीरियड इज देयर, ठीक है ना। और इनको एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी होती है जो कि नॉमिनेट करती है और फिर उसके बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है इन मेंबर्स को, ठीक है ना। एक और न्यूज़ थी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। एक रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020, याद रखिएगा। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। बेसिकली ये जॉब्स को और स्किल्स को मैप करने का काम करता है, ये बता दिया आपको। और साइंटिस्टों ने एक नया ऑर्गन डिस्कवर किया ह्यूमन थ्रोट में। साइंटिस्टों ने एक नया ऑर्गन डिस्कवर किया ह्यूमन थ्रोट में, इसका नाम है ट्यूबेरियल सलिवरी ग्लैंड्स, ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स, दिस हैज बीन डिस्कवर्ड। और ये ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है? इट्स 3.9 सेंटीमीटर इन लेंथ ऑन एन एवरेज और इट इज लोकेटेड ओवर अ पीस ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड द टोरस ट्यूबेरस। टोरस ट्यूबेरस के जस्ट ऊपर ये लोकेटेड रहता है, ठीक है ना। एंड फंक्शन क्या है इसका? इट लुब्रिकेट्स एंड मॉइस्चर द अपर थ्रोट बिहाइंड द नोज एंड माउथ। नोज और माउथ के पीछे का जो अपर थ्रोट है उसको ये लुब्रिकेट करता है। यूनियन मिनिस्टर लॉन्चेस ई धरती जियो पोर्टल। अब ई धरती जियो पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर जो है, उन्होंने लॉन्च किया है ई धरती जियो पोर्टल। याद रखिएगा ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? आपके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड ई धरती जियो पोर्टल का एम क्या है? द एम इज टू इंटीग्रेट द लेगेसी ड्राइंग सच एज मैप्स एंड लीज प्लान्स इन द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मेक इट जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो लीगेसी ड्राइंग्स थे या मैप्स थे उनको एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डालना और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इनेबल करना, ये इसका एम है ई धरती जियो पोर्टल का। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मैंने क्या क्या आपको बताया। तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको एक मैप दिखाया था जिसमें मैंने आपको वेस्ट बैंक, जेरूसलेम, गाजा स्ट्रिप, तेल अवीव, इजराइल, जॉर्डन,
और इजिप्ट, मेडिटेरेनियन सी। ऊपर जो कंट्री वो लेबनान बताई थी मैंने आपको, ये भी बताया था कि यहाँ पे जो आपका गोलन हाइट्स है वो सीरिया में है। देखो ये गोलन हाइट्स भी दिखाया था, सीरिया दिखाया था, लेबनान भी दिखाया था, ऊपर ये लेबनान है। तो ये मैंने आपको मैप दिखाया था। इसके अलावा जब हम न्यूज़ एनालिसिस में आए थे तो न्यूज़ एनालिसिस FATF के बारे में मैंने आपको बताया, FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में बताया, ब्लैक लिस्ट के बारे में बताया। इसके अलावा जब हम नीचे आए तो पाकिस्तान क्यों ग्रे लिस्ट में, ये बताया। प्राइम मिनिस्टर ओली का मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर स्टैंड क्या हुआ है, नेपाल ने किस तरीके से चेंज किया है। मैंने आपको पूरा काला पानी डिस्प्यूट भी बताया, काला पानी डिस्प्यूट भी मैंने समझा दिया आपको। स्टॉक लिमिट के बारे में बताया, भाग्य लक्ष्मी स्कीम के बारे में बताया कि किस तरीके से गर्ल चाइल्ड के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था वो खत्म होने लगा है बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। फिर NCDC बताया, यानी कि नेशनल काउंसिल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के बारे में बताया, जो कि पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस था, उसके पहले ये सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो था। हिमाचल प्रदेश कसौली से 1919 में इसका फॉर्मेशन हुआ। फिर 2009 में इसको NCDC बना दिया गया, ठीक है ना। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिर हमने CPI-IW के बारे में बताया, जो कि एंटी वर्कर है। CITU ने ऐसा कहा है, क्यों? क्योंकि उनको डियरनेस अलाउंस प्रॉपर नहीं मिलेगा और उनका महंगाई का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। MPC बताया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बताया आपको, मेंबरशिप बताई कौन किसको बनाएगा, टेन्योर क्या होगा, 4 साल का होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो नॉमिनीज है उसमें, और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट बताया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। देन साइंटिस्टों ने नया ऑर्गन ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताया मैंने आपको, और ई धरती जियो पोर्टल के बारे में बताया। दीज आर द थिंग्स विच वी डिस्कस्ड। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।